अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। साइंस ने हमें एविडेंस दिया है कि हमारी यूनिवर्स धड़क रही है। आवर यूनिवर्स इज वाइब्रेटिंग। लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो इसे वाइब्रेट करने पर मजबूर कर रही है, इसका हमें पता नहीं चल रहा। मैं आपको कायनात की शुरुआत की तरफ लेकर चलता हूँ। आज से 13.7 बिलियन साल पहले, जब एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और हमारी यूनिवर्स ने जन्म लिया। हमारा ये ख्याल है कि उस वक्त बहुत सी रेडिएशन पैदा हुई, जिनमें से एक किस्म की रेडिएशन को हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, सीएमबी कहते हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि सिर्फ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ही पैदा नहीं हुई। मैं आपको यहाँ पर ये रेडिएशन, इसका जो मैप है वो दिखा रहा हूँ, जो कि हमें बताता है कि कायनात के बनते ही कुछ ही अरसे के बाद हमारी कायनात में एक प्लाज्मा का सूप था, जिसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद थे, और इसके अंदर फोटॉन्स भी थे। जो जो कायनात का टेम्परेचर कम होता गया, एटम्स बनना शुरू हो गए, और जब एटम बने तो लाइट बाहर की तरफ ट्रेवल करना शुरू हो गई, फोटॉन्स बाहर की तरफ ट्रेवल करना शुरू हो गए। वो फोटॉन्स आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उनकी वेवलेंथ बढ़ती गई, और आज हम उन फोटॉन्स को, जो कि अब माइक्रोवेव रीजन में हमें नजर आते हैं, अपने टीवी पर वाइट नॉइज यानी मक्खियों की सूरत में देख सकते हैं। ये वही फोटॉन्स हैं, ये वही पहली रोशनी है जो कि कायनात के बनते वक्त मार्ज़े वजूद में आई थी। लेकिन उस वक्त सिर्फ ये रोशनी और ये फोटॉन्स ही मार्ज़े वजूद में नहीं आए थे, रेडिएशंस और किस्म की भी पैदा हुई थी। और आज हम ये समझते हैं कि उस वक्त ग्रेविटेशनल वेव्स भी पैदा हुई थी। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन हमें आइंस्टाइन ने अपनी शोहरा आफाक तहरीरों में बताया कि हमारी कायनात में ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। हमें 100 साल तकरीबन लगे उन्हें डिटेक्ट करने में, और पहली मर्तबा हमने ग्रेविटेशनल वेव्स को 2015 में डिटेक्ट किया। ये ग्रेविटेशनल वेव्स दो ब्लैक होल्स के आपस में रक्स करते हुए पैदा हो रही थी। जब हमने इन वेव्स को डिटेक्ट किया तो हमने सोचा कि क्यों ना इनका भी स्पेक्ट्रम बनाया जाए, जिस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम बनाते हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेविटेशनल वेव्स का स्पेक्ट्रम भी बना रहे हैं। आपको यहाँ पर एक टाइमलाइन दी गई है, और इस टाइमलाइन पर आप एक तरफ टाइम को देखेंगे और नीचे फ्रिक्वेंसी को देखेंगे, और आप देखेंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ इवेंट से और मुख्तलिफ सेलेस्टियल बॉडी से ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये वो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जो मिली सेकेंड से लेकर कई सालों तक इनकी वेवलेंथ महदूद हो सकती है। तो बहुत छोटी ग्रेविटेशनल वेव्स भी हमारे पास आ सकती हैं, और बहुत बड़ी ग्रेविटेशनल वेव्स भी आ सकती हैं। 2015 में ग्रेविटेशनल वेव्स को जब पहली मर्तबा हमने डिटेक्ट किया, तो उसमें हमारी मदद की इन लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो ने। और आपको याद होगा, बहुत सी वीडियोस मैं बना चुका हूं कि किस तरीके से दो मुख्तलिफ जगहों पर यही लैब बनाकर, जिसकी एक साइड 4 किलोमीटर लंबी है, और इसने चंद सौ से चंद हजार हर्ट्ज के बीच में कुछ देर के लिए जो हमारी पास ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस आई थी, उसे डिटेक्ट किया। और जब दोनों को कंपेयर किया गया तो हमें पता चला वो एक ही सिग्नल था, जो कि बहुत दूर से हम तक पहुंचा था। अगर हमने ग्रेविटेशनल वेव्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है, तो हमें अपनी पूरी दुनिया को और इर्द गिर्द के सोलर सिस्टम को भी टेलीस्कोप में बदलना होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स की वेवलेंथ इतनी बड़ी है कि हम उन्हें एक टेलीस्कोप से मेजर नहीं कर सकते। और इसलिए जब हम ये बात करते हैं कि हमारी कायनात में बहुत सी जगह पर ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो हम फिर सहारा लेते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का। नहीं, अभी हम उस जगह पर नहीं पहुंचे, लेकिन फिलहाल हमने पल्सार्स का बिहेवियर नोट करना शुरू कर दिया है। पल्सार के बिहेवियर में उनके जो पैटर्न है, जो उनके पैटर्न में चेंजेस आती हैं, वो भी ग्रेविटेशनल वेव से मुतासर होती हैं। तो अगर एक ग्रेविटेशनल वेव आ रही है और वो एक पल्सार से टकराती है, तो पल्सार के शाइनिंग बिहेवियर में
जो वो बीटिंग करता है उसके बिहेवियर में फ़र्क आ सकता है। अगर आप पल्सार के बारे में नहीं जानते तो बड़ा सिंपल है कि पल्सार एक न्यूट्रॉन स्टार को कहा जाता है जो कि रेगुलर इंटरवल्स पर रेडिएशंस को एमिट करता है। वो एक्सरेज भी हो सकती हैं, वो विजिबल लाइट भी हो सकती है, वो गैमा रेज भी हो सकती है। यानी एक ऐसा आदमी है जो कि हर थोड़ी देर बाद एक डकार लेता है और उसका डकार बड़ा चमकीला होता है, रोशनी वाला होता है, जो कि दूर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सितारे भी हमें ऐसी रेडिएशंस देते हैं जो हम देख सकते हैं। इनकी रेडिएशन के पैटर्न्स उस वक्त चेंज होते हैं जब ग्रेविटेशनल वेव्स आती हैं, और इनके पैटर्न्स की चेंज को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कैसी ग्रेविटेशनल वेव आई होगी। मैं आपको एक प्रोजेक्ट की तरफ लेकर चलता हूँ जिसे इंटरनेशनल पल्सार टाइमिंग एरे IPTA कहा जाता है। 4 मुल्कों का कंसोर्शियम है जिसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर मुख्तलिफ एरेस बनाई गई हैं टेलीस्कोप्स की जो कि पल्सार्स को देख रही हैं और उनको नोट करके एक मैप बना रही है। 2023 में इन्होंने एक मैप बनाया। आपको उस मैप में हर जगह पर जो स्टार नज़र आ रहे हैं, चाहे वो ग्रे कलर के हैं या रेड कलर के, वो पल्सार्स हैं। और उन पल्सार्स को देखते हुए इन्होंने देखा कि हमें एविडेंस मिला कि ग्रेविटेशनल फिनोमेना बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आखिर ये वाइब्रेशन या ग्रेविटेशनल फिनोमेना कर कौन रहा है? क्या ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कर रहे हैं, या बिग बैंग इसकी वजह है, या फिर डार्क मैटर इसकी बड़ी वजह हो सकती है? मैं आपको लेकर चलता हूं एक और ऑब्जर्वेटरी की तरफ जिसे मीरकट गैलेक्टिक ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप साउथ अफ्रीका में ये लगाई गई है, और इसमें हम 83 पल्सार्स को मॉनिटर कर रहे हैं। 5 सालों से मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी वेव्स को एस्टिमेट कर रहे हैं। जो ग्रेविटेशनल वेव्स आ रही हैं उनको हमने जब एस्टिमेट किया और उसका मैप बनाया तो हमें नज़र आ रहा है, हम देखें नीचे की तरफ ज़्यादा पल्सार्स आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी ऑब्जर्वेटरीज है वो भी ज़मीन के जनूबी हिस्से की तरफ हैं। तो यहाँ पर हमें जब नज़र आया तो पता चला कि निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल एक्टिविटी हो रही है, बहुत ज़्यादा रिपल्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप तालाब में पानी डालते हैं तो आपको वेव्स मिलती हैं, इसी तरह हमें आसमान में, हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा रिपल्स मिल रहे हैं, और ये रिपल्स इतने ज़्यादा हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़े हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे कि ये रिपल्स कैसे आ रहे हैं। एक तो हमें ये पता चल गया कि हमें यूरोप की तरफ भी कुछ ऐसी ऑब्जर्वेटरी लगानी पड़ेगी ताकि ये एक होमोजीनियस ग्राफ बने और हमें ऊपर की तरफ आसमान पर भी ग्रेविटेशन फिनोमेना नज़र आए, तो वो तो हम फ्यूचर के लिए करेंगे। लेकिन जब हमने इन पल्सार्स को देखा और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और फिर साउथ अफ्रीका और बाकी जगहों से देखा, तो हमें ये चीज़ वाज़ेह नज़र आ गई कि जितनी एक्सपेक्टेशन हमारी थी कि इतनी ग्रेविटेशनल एक्टिविटी हो रही है, ज़मीन इतनी तेज़ी से धड़क रही है, ज़मीन की बीटिंग उससे बहुत ज़्यादा है। अब ज़मीन क्यों इतनी तेज़ी से धड़क रही है, इसकी कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये भी हो सकती है कि जितने सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल वेव्स देते हैं, और हमने सोचा था कि हमारी कायनात में एस्टिमेटेड जो हमें ऑब्जर्व हो रही है उसके एक हिस्से में इतने सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होंगे, वो उनसे कहीं ज़्यादा हैं। इसी वजह से हमें इतनी ग्रेविटेशनल एक्टिविटी मिल रही है। हमारी कैलकुलेशंस इस ग्रेविटेशनल, हमारी जो ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की कैलकुलेशन है और जो एक्टिविटी हमें ग्रेविटेशन मिल रही है, आपस में मैच नहीं हो रहे। तो इनमें से एक चीज़ को चेंज होना होगा, या तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर ग्रेविटेशनल जो वेव्स हैं उनकी एक्टिविटी हमने ठीक तरीके से नहीं की। और इसके अलावा भी और वजूहात हो सकती हैं, मसलन डार्क मैटर हो सकता है, मसलन हमारे पास बिग बैंग के रेजिडुअल हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, अभी हमें नहीं पता कि ये जो हमारे पास रीडिंग आई है इसकी सोर्स क्या है, और इसका सोर्स जानने के लिए हमें मुस्तकबिल में और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इनको दूसरों तक पहुंचाते रहिए।